वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट बाल विकास का। तो देखिए क्या दे रखा है बच्चों। 11वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने के लिए करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बैठाने वाली कि बच्चों की ज्ञान की संरचना अगर करनी है, अर्थ का निर्माण करना है, उनकी क्षमता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तालमेल बैठाने वाले की इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बैठाने वाले की तालमेल अगर बैठाने वाला होगा शिक्षक तो क्या होगा? तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर पाएगा और उनकी रचनात्मक ज्ञान में जो रचना है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो 50% सही लग रहा है बच्चों, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है कथन। आइए जानते हैं कथन बी में। देखिए क्या दे रखा है। संप्रेषक और व्याख्याता देखिए क्या है। संप्रेषक देखिए क्या है। संप्रेषण मतलब क्या होता है? संप्रेषण मतलब क्या है कि आचार विचार, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता करा दिया आपने और बच्चे जो है अपना जो क्या कहते हैं अपनी जो सोच है एक दूसरे प्रति क्या कर रहे हैं, वो किसी भी टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, ये संप्रेषण के अंतर्गत आता है। व्याख्याता किसी भी चीज़ को टॉपिक दे दिया गया है और उसको क्या कर दिया गया है कि उसकी व्याख्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संप्रेषक और व्याख्याता के अंतर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों को खुद उनके अंदर जो कौशलता होगी उसके हिसाब से क्या होगा, वो अपने कौशल का आदान प्रदान करेंगे। उनकी सोच क्या है, उनका तर्क क्या है, उनका बात उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे हैं उस टॉपिक के। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि शिक्षक की उसमें भूमिका कोई नज़र आती है। आइए जानते तालमेल बैठाना। भाई ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे हम पहले उस सिचुएशन में, समायोजन में अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे जानते हैं क्या दे रखा है। सी देखिए कथन क्या सी कथन में देखिए क्या कह रहा है। सुगमकर्ता मतलब क्या होना चाहिए? सुगमकर्ता क्या है बच्चों में? मतलब सुगमकर्ता मतलब अधिगम अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होगा, शिक्षक उसमें अच्छी ज्ञान की रचना कर पाएगा किसी भी शिक्षार्थी के अंदर। और आखिर क्या है हमारा? निर्देशन। मतलब निर्देशक के अंदर मतलब क्या है, शिक्षक एक निर्देशक की तरह अगर काम करेगा तो क्या होगा? तो देखिए निर्देशन देना का मतलब क्या है, जैसे एक भाषा वगैरह दे दिया, एक भाषण दे दिया, एक तरीके से उनको समझा दिया गया कि इस चीज़ को ऐसे करिए। और इसके अंतर्गत क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर ज्ञान की संरचना हो। जब तक वो खुद से करेगा नहीं, खुद से करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो उसके अंदर कोई ना कोई जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो ज्ञान वो अर्जित करना चाहता है, पूर्ण रूप से उसको नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी कथन, जो कि है सुगमकर्ता। शिक्षक की भूमिका जो सुगमकर्ता की होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की है? नहीं है कह रहा है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अक्सर नहीं जहाँ पे भी लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बहुत संभल के आंसर करना है, उत्तर देना है। क्योंकि बातें जहाँ भी नहीं कहा है आप क्या करोगे, फटाक से जल्दी में टाइम के चक्कर में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, जल्दी मतलब क्वेश्चन पढ़ा नहीं आपने, दूसरी बार पढ़ने का भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं दूसरा क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसमें क्या करना है, नहीं बोलते ही तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रखना है। नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक पे ही ध्यान देना है। तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, तो ये तो सही हो गया भाई। मानसिक प्रक्रिया जो होगी बुद्धिलब्धि, जिसका अच्छा प्रतिभाशाली बच्ची उसका तो अच्छा ही होगा। तो ये सकारात्मक की ओर जा रहा नहीं है कह रहा है, तो नकारात्मक होना चाहिए, मैच करना चाहिए। उच्च आत्म क्षमता, भाई सीधी सी बात है, कोई भी प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, तो ये भी सही नहीं है। निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न कह रहा है भाई, नकारात्मक आ गया तुरंत, इसको जो है आग बंद करके आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। आइए जानते हैं डी विकल्प क्या दे रखा है। अंत दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। भाई सीधी सी बात, ये क्षमता उसके अंदर प्रतिभाशाली बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। ये भी सकारात्मक को दर्शा रहा है। तो नहीं जब भी कहेगा, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, इसका ट्रिक यही है कि नकारात्मक नहीं कह रहा है तो नकारात्मक क्वेश्चन के कथन की तरफ आपको ध्यान देना है। जहाँ नकारात्मक आपको कोई भी कथन लगता है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, निम्न औषधि मानसिक प्रक्रियाएं उसके अंदर नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या दे रखा है देखिए। कोलनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई अनैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? आइए जानते हैं। अंतर्निहित संभावित दंड, भाई नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, दंड देने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, उसकी जो इच्छाएं हैं अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय
निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, वो किस तरफ बढ़ेगा, किस तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा, किस चीज़ पे वो ज़्यादा सक्रिय मानेगा अपने आप को। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, अपने मूल्य के बारे में सोचेगा, और पारिवारिक अपेक्षाएं, जो परिवार के बारे में सोचेगा कि भाई परिवार से हमें क्या अपेक्षा है। तो इसका उत्तर क्या लग रहा है, देखिए पहला संभावित दंड ये तो ना ही होगा, और ये भी 50-50 लग रहा है। और व्यक्तिगत मूल्य ये कह सकते हो आप 60-70 लग रहा है, पारिवारिक अपेक्षाएं भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये भी सही नहीं लग रहा है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। मतलब क्या दे रखा है, देखिए इसका उत्तर क्या है हमारा, ए है। देख सकते हो आप क्या दे रखा है, अंतर्निहित संभावित दंड मतलब क्या है, देखिए गोलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो एक चीज़ वो दिमाग में लाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। अंतर्निहित संभावित दंड, उसको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके मन में डर बसा होगा कि उसको कहीं ना कहीं अगर नैतिक निर्णय अगर ले रहा है तो सोचेगा कि इसके मतलब कोई अपराध या कोई चीज़ करना चाह रहा है तो उसको उसका नेगेटिव क्या होगा, तो उसको सोच करके वो अपने आगे बढ़ेगा अपने। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अंतर्निहित संभावित दंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है आपको लगता है ये है, लेकिन उत्तर क्या हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शिक्षार्थियाँ अधिगमकर्ता या कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत अगर विभिन्नता है, इस क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आइए जानते क्या है। विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, भाई बिल्कुल सही है, मतलब 90% सही लग रहा है। विविध प्रकार के अधिगम बिल्कुल व्यवस्था सही प्रदान करनी चाहिए, और उसको मानसिक मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए। ये नहीं कि नकारात्मक उसको तरीके से कहना कि भाई आपको साइड में बैठिए, मतलब थोड़ा सा क्लास के कोने में बैठिए या पीछे वाले बेंच में बैठिए, ये कहना सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बी कथन क्या है, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समस्याओं को समाधान करना तो चाहिए, निगमनात्मक पद्धति अगर है समस्याओं को समाधान करना चाहिए, लेकिन बात शिक्षिका की देखिए, अगर आप समस्या ही नहीं रहेगी तो समस्या का समाधान करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले ध्यान इस पे देना कि समस्या हो ही ना पाए। तो ये भी कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है, 60% आप कह सकते हो सही है। कलनिधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। कलनिधि एल्गोरिदम मतलब क्या है कि भाई ये सूक्ष्म स्थूल के वो जो जितने भी हमारे अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के, उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो ये भी सही नहीं उत्तर अपना। बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए कि भाई इन्होंने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, आपको ऐसा करना चाहिए। आप उनको क्या एक तरीके से समझा रहे हैं, भाषा मतलब उसको उनको प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव तरीके से दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे नहीं वो लोग ऐसा करते थे, वो लोग ऐसा करते थे, लेकिन आप व्यवस्था नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो इसका पूर्ण रूप से सही उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, देखिए हमें बच्चों को बहुत ख्याल रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को की व्यवस्थाएँ, विभिन्नता, व्यक्तिगतता उनके अंदर क्या है, अगर उनके अंदर कोई कमी है तो उसको ऐसा परिवेश देंगे उसको उस चीज़ का आभास ही ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। आइए जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए जानते हैं क्या दे रखा है। पहला कथन आपको बच्चों, ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सभी विकास कह रहे हैं, देखिए नकारात्मक की ओर भी थोड़ा लेके जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं सभी विकास एक ही क्रम का पालन करें। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वैसे कौन सा बाल विकास सिद्धांत सही नहीं है। कहीं ना कहीं विकास के सभी महत्वपूर्ण भाई महत्वपूर्ण तो है नहीं है, मतलब नकारात्मक आपको ढूंढना है। आइए जानते हैं सभी विकास, तो ये भी क्या है हमारा सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। आइए जानते हैं सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। सभी कह रहा है, सभी विकास परिपक्वन लगभग क्या होते हैं, अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, अक्सर होते हैं। भाई सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। आइए जानते हैं आखिरी कथन क्या है हमारा, डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये कथन हमारा पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं सभी के सभी विकास अधिगम करते समय एक ही समान गति से बढ़ें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, डी हो जाएगा इसका कथन, डी कथन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आइए जानते हैं। आकलन सत्र की समाप्ति में करना
चाहिए समाप्ति करना चाहिए? नहीं भाई, सीधी सी बात है। वार्षिक में ये पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस प्रकार का। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आकलन तभी अच्छा होगा जब स्वतः टाइम से लिया जाएगा, हर महीने या हफ्ते भर हफ्ते, क्योंकि वार्षिक आप कर देंगे तो एकदम अंतिम में उसने क्या सीखा, आप इकट्ठा जब उसके ऊपर पूरा बोझ डाल देंगे एक बार में उसको, तो उसको आइडिया भी नहीं रहेगा, वो उतने अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा। तो ये तरीका, ये कथन आपका पूर्ण रूप से सही नहीं है। दूसरा कथन देखिए कि क्या दे रखा है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। भाई अंतर्निहित प्रक्रिया है, लेकिन 50-60% आप कह सकते हो ये उत्तर। ये कथन, आकलन और शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है भाई, बीच में भी, मध्य में भी ज़रूरी है उनको स्वतः आकलन करना कि भाई वो कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक उनकी तैयारी कैसी है। तो ये भी कथन आपका सही नहीं है। आकलन शिक्षण के लिए द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए? इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया, अंतर्निहित प्रक्रिया है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या दे रखा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? आइए जानते हैं निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से क्या है आपका जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। तो पहला कथन क्या दे रखा है देखिए, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सृजनात्मकता जब भी आएगा आप अपसारी चिंतन को याद रखिएगा। सृजनात्मकता कहाँ पाई जाती है? अपसारी चिंतन में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ये हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 18वां क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? आइए जानते हैं। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। उनका कहना यह है भाई, बच्चे जो होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया जो करते हैं उसके साथ सीखते हैं। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग पहले भी देख सकते हैं कार्य कौशल के दौरान करते करते हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कौशल को सीखते हैं, एक दूसरे से कुशलता सीखते हैं, और एक दूसरे के जो अंदर गुण होते हैं उसका आदान प्रदान भी कुछ न कुछ हद तक होता है। आइए जानते हैं, ये 60% सही लग रहा है अपना कथन ए वाला। आइए जानते हैं बी कथन में क्या दे रखा है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें के लिए एक आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है बच्चों कि कभी भी पुरस्कार देना ठीक है एक तरीके से, कि पुरस्कार प्रोत्साहन करने के लिए सही है, लेकिन हमेशा इसको आप एक आदत ना बनाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चे के सी कथन में देखिए क्या दे रखा है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं भाई पशुओं पे प्रयोग किया जाए, जब प्रयोग करेंगे पशुओं पे तभी वो समझ पाएंगे। आइए अगला कथन देखिए क्या दे रखा है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नकारात्मक है भाई। शिक्षा नीति के हिसाब से आपको बच्चों को दंडित मार पीट करके नहीं समझाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी ए हो जाएगा, जो कि क्या बच्चे समवयस्कों और अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, या करके सीखते हैं कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19वां देखिए क्या दे रखा है। बच्चे क्या हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो भाई 80% सही लग रहा है। आइए जानते हैं और भी कथन क्या है। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों के वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। और क्या कहते हैं, भांति होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोच उतनी ही रहती है। सोचते हैं, सोचने की तर्क करने की शक्ति पहले से होती है बच्चों में, ऐसी कोई बात नहीं है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भर जाता है। पहले ही माना जाता था शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब ये माना जाता है, कभी कोरिसलेट माना गया है किसी कथन में, किसी विशेषज्ञ द्वारा इसको क्या माना गया है, बर्तन के समान माना गया, कभी कहीं मिट्टी के घड़े की तरह समान माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उस समय पे बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वो जिस तरह है उसी के हिसाब से उसको वो ढाला जा रहा है, उसी हिसाब से आप उसको क्या करें, पढ़ाएं, और उसी हिसाब से उसको ढलाएं, और उसी हिसाब से उसी की भाषा में आप उसको समझाएं, और उतने ही अच्छे तरीके से वो मन लगा करके अपने आप को उसको उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी कथन देखिए क्या दे रखा है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं के ज्यों के त्यों
प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। भाई ये तो जानवर वाला हो गया, मतलब एक तरीके से जानवर को जो बोल दिया आपने, एक बार आपने गाइड कर दिया कि भाई कुत्ते को आपने बोल दिया भाई इधर से उधर जाओ, या ऐसी कोई आपने इशारे से बता दिया किसी भी चीज़ को, जिसको भी पेट वगैरह को आपने पाल रखा है, खरगोश वगैरह को पाल रखा है, तो ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे को जो आप कह दें, निर्देश दे दें, वही करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है, निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये नकारात्मक है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, हमेशा जिज्ञासु होते हैं, खोजने के लिए अपने आप को तत्पर मानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन, आइए जानते क्या दे रखा है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए जानते हैं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। असावधानी के कारण, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रुटियां हमेशा असावधानी के कारण ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी न चाह के भी कभी कभी गलती कर जाता है, वैसे ही है, बच्चों के अंदर भी होता है। बारे में कथन क्या है, आइए जानते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल भाई, गलती बच्चा अगर सीख रहा है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होगी उससे। आइए जानते हैं, 60-70% सही लग रहा है उत्तर हमारा। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। भाई कोई ज़रूरी नहीं है दंड ना देता हो तो तभी त्रुटियां करेंगे, ऐसे कोई दंड देना कोई ज़रूरी नहीं है। और आखिरी कथन देखते हैं, आइए जानते हैं क्या दे रखा है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। ये तो भाई नकारात्मक है। भाई शिक्षक इसलिए है ही कि थॉर्नडाइक के अनुसार भी देखिए भाई, बच्चे तो इसलिए हैं कि क्या कहते हैं, इसलिए है ही, शिक्षक का काम ही है कि भाई उनके अंदर जो भी कमियां हैं उसको उजागर करके उनको समझाना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे करिए, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, और उनको समझाइए। एक तरीके से त्रुटियों को सीखने का क्या है, अंग है, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। जब भी आप गलती करेंगे, ठोकर लगेगी आपको, तभी आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो बच्चे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर कथन हो जाएगा हमारा बी, त्रुटियाँ जो हैं उनके सीखने का अंग है। तो आज के इतना काफ़ी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में और अच्छा लग रहा होगा, और जल्दी जल्दी आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो रही होगी। कोशिश मैं करूँगा, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं, और कई जगह से मैंने इकट्ठा किया है। बहुत सारे प्रकाशन वगैरह से, राजन प्रकाशन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा कर रखे हैं। राजन हो गए, आपके क्या कहते हैं, राजश्री प्रकाशन हो गए, बहुत सारे प्रकाशंस मैंने, सारी जितनी किताबें मेरे पास थी सारी की सारी मैंने उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको मैंने कर रखा है। तो डोंट वरी, सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा, और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके क्या कहते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, पर्यावरण, और क्या कहते हैं आपका, और भी सुपर टेट में जितने भी आते हैं, गणित वगैरह जितने भी आते हैं, सामाजिक अध्ययन वगैरह, GK वगैरह जो भी है, जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और से जल्दी आपके लिए आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें। शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू फॉर टुडे।